नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताएंगे देश विरोधी ब्रिगेड कैसे तख्ता पलट की साजिश रच रही है और इसे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे रोक रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर कहां विवाद चल रहा है और मौलानाओं को इससे क्या दिक्कत है। बिजनौर में हिंदू आखिर अपना घर क्यों बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की हुई मुलाकात। पीएम मोदी बोले शांति का संदेश लेकर आया हो यूक्रेन। रूस यूक्रेन बिना समय गवाए करे बातचीत से निकले समाधान। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका में हुआ सैन्य समझौता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत अमेरिका के सैन्य संबंध मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी से 10 सवाल, पूछा देश की सुरक्षा से समझौता चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के लिए क्या अलग झंडे का समर्थन करती है। अलगाववाद को बढ़ावा देने की है मंशा। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव मौजूद। 18 सितंबर को घाटी में होना है मतदान। झारखंड के रांची में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। परीक्षाओं में धांधली को लेकर जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरजीकर अस्पताल में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सीबीआई का समन। चौकी के ओसी संजीव मुखर्जी पहुंचे सीबीआई दफ्तर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर। ओवर स्पीड से बाइक हुई अनियंत्रित। हादसे में 2 बाइक सवार घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 गुटों में मारपीट और पथराव। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में घायल हुए 7 लोग, एक की इलाज के दौरान मौत। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर आया मलबा। रास्ते को किया जा रहा है साफ। चमोली उत्तराखंड में रास्ता जाम। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है देश विरोधी ब्रिगेड तख्ता पलट टारगेट। लेकिन यह कैसे साजिश रची जा रही है, कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा, आज एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए वाकई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरे देश के सामने यह खबर लाना बहुत जरूरी थी दर्शकों। उस नफरती ब्रिगेड का चेहरा आपके सामने जरूर सामने आना चाहिए, जो देश में रहकर देश को खोखला कर रहे हैं, देश का नमक खाकर बातें देश विरोधी कर रहे हैं, देश विरोधी साजिश रच रहे हैं, देश को सुलगाने का एजेंडा चला रहे हैं और देश को बांग्लादेश की तरह जलाने की ख्वाहिश इनके मन में है। लेकिन ये इसी मिट्टी में सांस ले रहे हैं। देश में तख्ता पलट के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे दर्शकों, पीछे नहीं हटेंगे। देश को चौतरफा जलाने की साजिश रची जा रही है। चारों तरफ से आप समझिए दर्शकों, इस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और इसके लिए ये देश विरोधी ब्रिगेड किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, ये साजिशें रच सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि ये कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है। आपको एक एक इनकी जानकारी दूंगा, पूरा गेम प्लान मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं उस देश विरोधी ब्रिगेड के चेहरे एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, दिखाता हूं आप कौन से वो चेहरे। पहला चेहरा राकेश टिकैत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खुद राकेश टिकैत इस बात को कह रहे हैं। और दूसरा चेहरा अरशद मदनी है, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। और इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलना
इस तरह से बातें करना, लोगों को भड़काना क्यों किया जा रहा है? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शक कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का भी साथ है क्या? बहुत सारे सवाल हैं, बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन कैसे ये साजिश रची जा रही है, क्या कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुसलमान को इकट्ठा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करेंगे कि कल इनको जवाब देना होगा। ये शब्द है जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के। कैसे अरशद मदनी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की धमकी दे रहे हैं। मदनी के ये शब्द उनके खतरनाक मंसूबों के सबूत हैं। मौलाना अरशद मदनी ऐसे बयान देकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धार्मिक भावनाओं पर चोट कर रहे हैं। उनकी साजिश देश का माहौल बिगाड़ने की, उनकी प्लानिंग देश को सुलगाने की है। हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे। ये नहीं मानेंगे तो जो हुकूमतें अलग अलग सूबों के अंदर सियासत कर रही हैं, वहां मुसलमान को इकट्ठा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करेंगे कि कल इनको जवाब देना होगा। अरशद मदनी खुली धमकी दे रहे हैं, अरशद मदनी धमका रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो देश के हर हिस्से को सुलगा देंगे। वो देश का भला चाहने वाली मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। मदनी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर अपने देश विरोधी एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत खुलकर अपने नजरिए को पेश करती है। मोदी सरकार एक एक ऐसा फैसला ले रही है जिससे देश आगे बढ़े, विकसित हो और दुनिया में भारत का डंका बने। लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जिनके मंसूबे देश को विरोध की नफरत की आग में सुलगाने के हैं। तो देख लिया दर्शकों, आप किस तरह से मदनी भड़का रहे हैं, किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो पहला चेहरा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने बांग्लादेश के हालातों का जिक्र किया दर्शकों। क्या कहा, पढ़ के सुना रहा हूं। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद हैं, तो यही हाल होगा, यही हाल यहां होगा, कह रहे राकेश टिकैत। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, सरकार से कह रहे हैं। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर गए थे दिल्ली में, आपको याद होगा 26 जनवरी, तो उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पर चलिए। उस दिन पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो वो 26 जनवरी थी ही नहीं, 25 लाख आदमी थे, कह रहे राकेश टिकैत। उसी दिन सारा केस निपट जाता, चूक रह गई। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चूक गए उस दिन। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश को सुलगाने का प्लान बनाया जा रहा है और किस तरह से मुसलमानों और किसान भाइयों को यह भड़का रहे हैं। यह यहां तक सीमित नहीं है, देश को हर तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है दर्शकों। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसे आग और भड़काए, यह कोशिश है इनकी। आग सुलगेगी तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। विरोध की चिंगारी पूरे देश को सुलगा देगी और यह चिंगारी कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको। क्योंकि जम्मू कश्मीर जीतने के लिए कांग्रेस देश में दंगे भड़काने से भी क्या गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस को केवल चुनाव में जीत की पड़ी है, तभी तो खड़गे साहब भरे मंच से कह रहे हैं कि जीतने पर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन दर्शकों, यहां सवाल खड़ा होता है, आप खुद सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के कब्जे की बात कर रहे हैं। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी मतदान करते हैं, यहां जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, यहां जनता ही सरकार चुनती है, तो यहां कैसा कब्जा, कौन सा कब्जा, सवाल यह खड़ा होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो कब्जा कर लेंगे। सुनिए जरा। कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा।
सुन लिया आपने दर्शकों, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। मैंने आपसे कहा था कि इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा साजिश को। अमित शाह ने साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अमित शाह ने राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? बताए कांग्रेस। शाह ने सीधा सवाल किया, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करना चाहते हैं, आतंकवाद के युग में धकेलना चाहते हैं? और यही अमित शाह पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, सोचिए जरा, लेकिन जिस तरह से साजिश की जा रही है यह यहां पर खत्म नहीं होगी। इसे रोकने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश विरोधी ताकतें जितनी तेजी से भारत को सुलगाने की साजिश रच रही हैं, उससे कई गुना तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग चल रही है। योगी किसी भी देश विरोधी को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। योगी के पास इन लोगों को रोकने का पूरा प्लान तैयार है। योगी हर चुनौती से लड़ने के लिए बाहें चढ़ाए देश की ढाल बनकर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को सजा देने का मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। इसकी उन्होंने रणनीति भी लोगों के सामने रखी। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है। ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। योगी आदित्यनाथ ने देश को सुरक्षित रखने का मंत्र दे दिया है। योगी ने बता दिया है कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि अगर देश विरोधियों से निपटना है तो एकजुट रहना ही होगा, नहीं तो देश के दुश्मन फूट डालकर राजनीति करने के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। योगी ने पूरी तैयारी कर ली है दर्शकों, और देश को सुलगाने की साजिश कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी भड़क गए। राकेश टिकैत को समझाइश दे रहे और बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में राकेश टिकैत जैसे नेता जो किसान परिवार से थे, वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं आप। भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं आप। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह कि मदनी आखिर इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी इस पर हमला बोल रही है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश को सुलगाने की पूरी रणनीति बना चुके मौलाना अरशद मदनी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जहां मदनी के लिए मोदी और योगी दुश्मन है, वहीं इंडी अलायंस से मदनी का खासा लगाव नजर आता है। मदनी जहां मोदी योगी को कोसते हैं, वहीं इंडी गठबंधन के लिए उनका प्रेम वक्त वक्त पर उभर कर सामने आता है। मदनी जब देश को बांग्लादेश की तरह जलाने की नफरती स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तभी उन्होंने राहुल गांधी का वो बयान भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था, हम हर बुद्धिजीवी को उसके मजहब पर चलने की आजादी देंगे। कांग्रेस ने या यूं कहिए कि इंडिया इत्तेहाद ने जो ये बात कही थी कि हम अगर इख्तिदार के ऊपर आते हैं तो हम हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने का पूरा हक आज़ादी के साथ देंगे। जमीयत उलमा हिंद ने उसी वक्त इस बात को मुल्क की जनता के सामने रखा था। यहां सवाल यह उठता है
कि मदनी को लोकतांत्रिक भारत में आज सेकुलरिज्म कैसे नजर नहीं आता। मदनी ने आखिर देश विरोधी कौन सी काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधी हुई है, या मदनी का एजेंडा ही देश का माहौल बिगाड़ने का और बांग्लादेश जैसे हालात बना देना है। मदनी की इसी मानसिकता का बीजेपी विरोध कर रही है। इनकी मानसिकता में कूड़ा भरा हुआ है। भारत शांति प्रिय देश है, अपनी हैसियत के अनुसार रहिए, इसको बांग्लादेश ना समझिए। ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद भारत को भी सुलगाने की साजिशें तेज हो गई, जिन्हें हवा मिलता देख बीजेपी देश विरोधी ताकतों को शांत करने का काम कर रही है। लेकिन दर्शकों, कैसे शांत किया जा रहा है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले देश को कैसे सुलगाया जा रहा है इसका उदाहरण सामने आया है बिजनौर से, और आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। बिजनौर में साजिश रची जा रही है दर्शकों। एक तरफ भारत का बांग्लादेश बनाने का प्लान नफरती ब्रिगेड ने तैयार किया, तो दूसरी तरफ उसी नफरती ब्रिगेड में शामिल कुछ कट्टरपंथियों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया, वो भी उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत बिजनौर से हुई है। जिस तरह बांग्लादेश में पहले सियासी तख्तापलट किया गया, इसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, ठीक उसी पैटर्न पर दर्शकों भारत में भी साजिश की जा रही है। हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है और इतना परेशान करने की कोशिश है ताकि वो अपने घर, अपने आशियाने को छोड़कर कहीं और चले जाए। सोचिए आपके साथ हो गया तो क्या करेंगे। सोचिए आप, ये जो लोग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग अपना घर बेचने को तैयार हैं। इन्हें डर लग रहा है, इन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बांग्लादेशी फाइल्स जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कट्टरपंथी ब्रिगेड ने अब अपने प्लान के तहत पहले तो हिंदू परिवार को निशाना बनाया। बिजनौर में विशेष वर्ग के लोगों ने हिंदू परिवार की एक बेटी को अश्लील मैसेज किए। जब पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया तो पीड़िता की जुबानी सुनिए कैसे कट्टरपंथियों ने जिंदा जलाने की धमकी दी। तो तौहीद था, एक इस्माइल और दो और थे, चार थे ये, तो ये बुला के लेके गए। फिर नाले पे मारा, कम से कम 400-500 लगभग बंदों ने मारा उनको। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद अगर पुलिस नहीं आती तो वो जान से मारने के लिए बोल रहे थे, जिंदा जलाने के लिए बोल रहे थे। इस भीड़ में मजहबी नारे लगाए गए, वो भी पुलिस के सामने। न उन्हें पुलिस का डर है, न कि कानून का खौफ। पीड़िता के परिवार वाले उस वक्त का मंजर बताते हुए सहम गए। आर भारत की टीम को परिवार वालों ने बताया कि कैसे पुलिस वाले भी इन मजहबी नारों को रोकने की बजाय उन्हें ही रोकने में लगे हुए थे। 500-600 के आसपास जो है जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उसने लड़की के भाई को वहाँ पे घेर रखा था और मार रखा था बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद में प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद में बीच बचाव करने लगे, लेकिन वो उससे भी कब्जे में नहीं आए। और वहाँ पे जो है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और लड़के को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। यानी कि यहाँ तक कि पेट्रोल छिड़क के आग लगाने तक की वो थी कि इनको जान से मार दी। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस वक्त ये सब हो रहा था पुलिस ने उन लोगों पर एक्शन के बजाय पीड़ित के भाई को ही हिरासत में ले लिया। आरोप तो ये भी है कि पुलिस कर्मियों ने पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की। जो मेरा भाई मुझे बचाना आ रहा था उसे भी मारा, ताई का लड़का है वो बचाना आया उसे भी मारा, जो आ रहा था उसे ही मार रहे थे वे। फिर बाद में सिस्टर आई, सिस्टर को भी धक्का देने लगे वे। फिर दोबारा पुलिस आई, पुलिस के साथ बैठ के मैं थाने में गया, 24 घंटे थाने में रहा। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्हें पुलिस से कोई मदद की उम्मीद नहीं है। इस वाक्य के बाद परिवार के साथ ही पूरे मोहल्ले में खौफ है। उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनके घर का ना हो, क्योंकि एक तरफ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो हिंदू परिवार को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कोई ठोस एक्शन न लेना भी उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। सोचिए आप दर्शकों, 400-500 लोगों की भीड़
और उनके बीच में एक हिंदू परिवार। अंदाजा लगाइए आप इस बात का। नफरती लोग मजहबी नारे लगा रहे थे, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे आप, और उस वक्त का मंजर क्या होगा सिर्फ आप अंदाजा लगाइए अपने कमरे में बैठकर, क्योंकि कट्टरपंथी जो चाहते थे वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है हमारा मकान बिकाऊ है, यानी वो अपना मकान बेचकर, अपनी मेहनत की कमाई से जो मकान बनाया उसे बेचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगली बार कट्टरपंथी धमकी देंगे या फिर उसे हकीकत में बदल देंगे। पूरे इलाके में एक दो नहीं बल्कि कई घरों के आगे ये लिखा हुआ है कि हमारा मकान बिकाऊ है। लेकिन दर्शकों, हमने पूरा एक्सरे इसके लिए तैयार किया है। हमारी टीम खुद पहुंची है वहां पर। देखिए आप कैसे लोगों के घर के बाहर लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। यूपी के बिजनौर जिला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे विशेष समुदाय के एक लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की को अश्लीलता वाला मैसेज किया और उसके बाद बवाल हो गया। इस मामले में कार्रवाई ना होने के कारण पीड़ित परिवार ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ हुआ ऐसे स्लोगन लिखने शुरू कर दिए। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर जिला के मोहल्ला सराय रफी में। ये देखिए, यह मकान बिकाऊ है। यहाँ पे मकान है और हर मकान के बाहर जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये देखिए, यह मकान बिकाऊ है। हालांकि इस मकान पे जो स्लोगन लिखा उसको भी पेंट किया जा चुका है, लेकिन तस्वीर यह है कि जितने भी यहाँ पे 8 से 10 मकान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मकानों के बाद यह मकान बिकाऊ वाला जो स्लोगन है। आपने देख लिया दर्शकों कैसे मकानों के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने ये लिखा है वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनसे भी हमने बात की है। सुनवाते हैं आपको। जब ये झगड़े हुए तो उसके बाद में ये लिखा गया भैया हिस्से बेच कर हम कहीं और ले लेंगे, हिस्से बेच कर कहीं और ले लेंगे, जब हमें चैन नहीं दे रहे। ये जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो लिखा हार के ये, फिर बाद में जब हमारी सुनवाई हुई तो ये मिटेन दिया। हाँ, इसलिए लिखा। बहुत परेशान करते थे हमें, हमारे देवर जी को भी मारा, हमारी नंदाई तो उन्होंने भी गाली दी थी, इसलिए बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पे मुसलमान बैठते हैं, गाली देते हैं। जब ये यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए करा गया है। जब हमारी कोई सुनेगा नहीं तो हम तो बेच के जाएंगे। बताओ, उस दिन करवा कर हमने लिख दिया था बेचने के लिए, तो पेंट करवा कर चलेगी सरकार। उस दिन तो सब आए, उस दिन के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर सामने आई उड़ीसा से। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, जिनसे आप शिष्टाचार की उम्मीद रखते हैं कि सदन में वो आपकी आवाज उठाएंगे, वो नेता सदन में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा तस्वीर। आईन आसीला सब विद्यालय रे दंड मुक्त अंचल हवा द्वारा ये विषय तस्वीरें किसी अखाड़े की नहीं बल्कि उड़ीसा विधानसभा की है। सदन में मौजूद ये लोग पहलवान नहीं बल्कि जनता के जरिए चुने गए विधायक हैं। लेकिन जो हो रहा है उस सियासी अखाड़े से कम नहीं। दरअसल उड़ीसा में गंजम ट्रेजेडी को लेकर कांग्रेस और बीजेडी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कब खींचतान में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। माननीय कर तो प्रदर्शन ही रहे थे, लेकिन खींचतान शुरू हो गई, वो भी बेल तक। चेयर पर महिला स्पीकर बैठी है, सामने विधायक है, रोकने के लिए मार्शल है, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं। बस हो रहा है तो हंगामा। वेल तो वेल चेयर की कुर्सी तक जाने के लिए विधायक छलांग मार देते। करीब 1 मिनट तक ये गुत्थम गुत्थी चलती रही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया। चलिए अब हमारी अगली खबर। कान्हा आए, मौलाना बौखलाए। कांग्रेस के नेता क्यों बौखला गए? जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, लेकिन पहले से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद क्या है, इस विवाद पर सरकार क्या बोल रही है, आपके लिए हमने पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है। आपको बता दें दर्शकों, अगली खबर की तरफ बढ़े उससे पहले आज कुछ सवाल दिखाना चाहते हैं, और ये हर सनातनी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल है, जान लीजिए। क्या कांग्रेस सनातनी विरोधी है, क्योंकि पहले राम और अब कृष्ण से दिक्कत हो रही है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है? ये 3 सवाल हमारे हैं,
और ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक आदेश जारी किया। दर्शकों, आदेश है जन्माष्टमी को लेकर, और ये त्योहार हर स्कूल और कॉलेज में मनाने का आदेश जारी किया गया है। इधर आदेश जारी हुआ, उधर सनातन विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई। आदेश का विरोध करने पर यह कहा गया कि मजहबी तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, इसे पूरी तरह से मजहबी रंग देना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए, पहले राम का विरोध किया गया, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए, उसे मानने से इनकार कर दिया। राम मंदिर की तारीख को लेकर सवाल जब बनकर तैयार हो गया तो सियासत, और अब प्रभु श्री कृष्ण को लेकर सियासत, नंदलाला पर सियासत हो रही है। दर्शकों, सोचिए आप, इस तरह की सियासत क्यों की जा रही है? क्या वाकई कोई नफरती एजेंडा है? दर्शकों, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब से 3 दिन बाद जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। नंद के घर आनंद की खुशियां मनाई जाएंगी। इन्हीं खुशियों को और बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत श्री कृष्ण से जुड़े कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में कराने का आदेश दिया है। और मैं मोहन सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर्व को शासकीय स्तर पर भी घोषित किया। ये बधाई की बात। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्मदिन मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है। आदेश जारी हुआ ही था कि कांग्रेस के विरोध के सुर आने शुरू हो गए। सनातन के प्रति नफरती एजेंडा शुरू हो गया। संविधान की दुहाई दी जाने लगी, साथ ही मजहबी नैरेटिव सेट करने की कोशिश होने लगी, जिसे लेकर बीजेपी ने दो टूक शब्दों में आदेश का हर हाल में पालन करने की बात कही। तो अब इनके आदेश में ये है कि एक तरफ आप एक बच्चों को जाने का मना करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं मनाया जाएगा ये प्रोग्राम शासकीय। कैसे हो सकता है एक धर्म का? फिर गुरु नानक जयंती क्यों नहीं मनाना? उसके लिए भी आदेश करो, फिर ईद के लिए भी आदेश करो, बाकी चीज़ों के लिए भी आदेश करो कि सरकार मनाएगी। इसीलिए संविधान ने आज़ादी दी है कि जिसको मनाना छुट्टी डिक्लेयर कर दी, जिसको मनाना सब फ्रीडम, और सब मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने हमने निर्णय लिया है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पूरा प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो उनको कान खोलकर सुन लें। ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? जन्माष्टमी को लेकर दिए गए इस आदेश में सियासत के साथ ही मौलानाओं का टेप रिकॉर्डर भी ऑन हो गया है। मजहबी दुहाई दी जा रही है, समानता के अधिकार की बातें कही जा रही है। सोचिए दर्शकों, पहले से ही विरोध किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये आदेश है क्या? क्या आदेश है आपको बताता हूं। हर जिले में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन हो। श्री कृष्ण से जुड़े हुए प्रसंग स्कूल और कॉलेज में दिखाए जाए। गौरवशाली इतिहास के प्रसंगों से अवगत कराया जाए। लेकिन आप सोचिए कि इस पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है दर्शकों। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने आए, शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? राम में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ते मथुरा, मना करे खुल कर। भगवान के ऊपर अश्रद्धा करना भी तो अच्छी बात है। देख लिया दर्शकों, आप कांग्रेस पर तुष्टीकरण का सीधा आरोप लग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कई बार ऐसा किया है। राम को काल्पनिक बताया गया दर्शकों, आप भूले नहीं होंगे। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। राम सेतु को लेकर भी बयानबाजी की गई। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने तो हिंदुओं को हिंसक बता दिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भी दूरी बनाई है। सोचिए दर्शकों, लेकिन एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, मौलाना भी हैं जो बात कह रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, सुनवाते हैं आप।
किसी सरकार को ये इजाज़त नहीं कि कुरान पढ़ाने के नाम पर पैसा दे या गीता पढ़ाने के नाम पर पैसा दे या किसी भी धर्म के त्योहारों को लेकर जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों को इस्तेमाल करे। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस तरह से कर रही है तो उसको समझना चाहिए कि देश का एक संविधान है और ये संविधान देश से चलेगा, गीता और रामायण से नहीं चलेगा। भारतीय संस्कृति जन्माष्टमी का उत्सव का जो आदर्श है वो सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, सबके साथ न्याय करो, सबके साथ मिलकर चलो। तो ये जब तक संस्कृति का जो विरोध है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो धर्मगुरुओं को आपने सुन लिया आदर्श। एक तरफ कांग्रेस को जन्माष्टमी को लेकर दिक्कत, जैसे ही आदेश जारी हुआ दिक्कत होने लगी। दूसरी तरफ एक और दिक्कत है, ये आपको याद होगा, छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है अभी हाल ही में। अब इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस नेता जिस घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया, 5 करोड़ की कोठी बताई जाती है, लग्जरी गाड़ियों को कुचल दिया गया, उसे लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक खत लिख दिया और कार्रवाई को कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया। कभी आदेश को लेकर दिक्कत हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि ये आलीशान कोठी जिसकी है उसने पत्थर बरसाए, वो भी थाने पर, और जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं कि कांग्रेस के नेता इस पर किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या उन्हें दिक्कत हो रही है, सुनिए जरा। कि देख ले, उस मकान की परमिशन थी, उस मकान पर तो लोन भी था, और परमिशन की बात करती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम पूरे प्रदेश के कितने मकान आते हैं उसको चयनित कर लें, उस छतरपुर के कितने की परमिशन और कितने की नहीं है, इसका जवाब निकाल ले सरकार। और क्या उनको तोड़ेगी और एक दिन में तोड़ेगी? क्योंकि इसको तो बिना नोटिस दिए तोड़ा है ना, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्या है? इसको लेकर हम न्यायालय में जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहाँ आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। तो सरकार ने साफ कर दिया दर्शकों। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। एक डीएम ने एडीएम की पूरी पोल खोल दी है दर्शकों। सोचिए आप, दोनों अधिकारी, लेकिन कैसे ये पोल खोली गई है आइए जरा आपको विस्तार से बता देता हूं। क्योंकि जिस तरह से डीएम ने कार्रवाई की, एक ऐसी खबर हमारे सामने आई जो योगी राज में सामने आई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, चाहे अपराधी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये जौनपुर के अपर जिलाधिकारी भू राजस्व का कार्यालय है। यहां डीएम ने एडीएम के दफ्तर में छापा मारा है। समझिए आप, उन्हें एडीएम कार्यालय में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की जानकारी दी, जिसके बाद डीएम साहब अचानक एडीएम के दफ्तर पहुंच गए। डीएम रविंद्र कुमार मापदंड को लेकर देखिए आप कैसे काम कर रहे हैं वहां पर। सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। खुद एडीएम साहब भी घबरा गए इस कार्रवाई से। दफ्तर के चप्पे चप्पे की जांच की गई, अलमारी से लेकर सारी फाइलों को खंगाला गया, खंगाल कर देखा गया, बैग्स को खाली किया गया, एक एक चीज की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान कुछ स्टैंप मिले जो फर्जी हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, बड़ी कार्रवाई की गई और उसके बाद डीएम का एडीएम पर एक्शन सामने आया है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। तो उन्होंने सेकंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फ़ख्र की बात है
कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। मैं यहाँ 92 से हूँ यूक्रेन में, और मैं धोती कुर्ता पहन के इसलिए आया क्योंकि ये हमारा भारतीय ड्रेस है 100%, न कि कुर्ता पजामा। जी बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। और भारत माता की जय। पीएम मोदी का यूक्रेन में भव्य स्वागत। और जैसे ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, किस तरह से लोगों ने खुशी जाहिर की, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां पर भी गए, हमने तस्वीरों में हमेशा देखा कि पीएम मोदी का स्वागत किया गया। किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कोई कहता है कि मोदी इज बॉस। और एक ऐसी तस्वीर एक बार फिर से आपको नजर आ रही है, जो भारतीय समुदाय के कुछ लोग वहां पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर, उनको नमस्कार कहकर खुश नजर